1645 के जापान में 61 वर्ष का एक व्यक्ति खिले हुए चेरी के पेड़ के नीचे शांत बैठा है। उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, न परिवार है और न ही कोई पद, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो आज बहुत दुर्लभ लगता है। अपने जीवन में उसने 60 से अधिक मृत्यु द्वंद्वों में भाग लिया और कभी हारा नहीं। जबकि तुम मुश्किल से अपने रोजमर्रा के काम पूरे कर पाते हो और रात होते होते सोफे पर ढेर हो जाते हो। असली सवाल यह नहीं है कि तुम इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हो, बल्कि यह है कि वह कैसे नहीं थका। यह वीडियो ज्यादा सोने, सप्लीमेंट लेने या उत्पादकता बढ़ाने के बारे में नहीं है। यह उस कारण के बारे में है जिसकी वजह से तुम कई वर्षों से महसूस कर रहे हो कि तुम जीवन में एक अनावश्यक बोझ उठाए चल रहे हो। आने वाले मिनटों में तुम 3 मुख्य विचार जानोगे। क्यों लगातार थकान का स्रोत शरीर नहीं होता, इतिहास के सबसे घातक समुराई ने किस प्रणाली का उपयोग किया ताकि वह जीवन के अंत तक स्थिर ऊर्जा बनाए रख सके, और बिना युद्ध या कांता के उस दृष्टिकोण को आधुनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। इसे समझने के लिए ताकेशी की कहानी जानना जरूरी है। 24 वर्ष का एक युवा, अत्यंत प्रतिभाशाली समुराई। वह रोज 6 घंटे अभ्यास करता था, हर रात 8 घंटे सोता था और अपने भोजन का ध्यान रखता था। फिर भी हर सुबह वह एक ही एहसास के साथ जागता था, भीतर एक खालीपन, एक अदृश्य बोझ, जैसे उसकी ऊर्जा शीशे से बनी हो। उसके साथी यह महसूस करते थे। वह प्रशिक्षण में ठीक प्रदर्शन करता था और अभ्यास द्वंद्वों में कभी चूकता नहीं था, लेकिन कुछ जरूरी चीज गायब लगती थी। उसका गुरु यामामोटो, 70 वर्ष का व्यक्ति जो किसी कहीं युवा की तरह स्फूर्ति से चलता था, उसे चुपचाप देखता रहता था। एक दिन अभ्यास के अंत में यामामोटो ने उसे बुलाया और एक सरल प्रश्न पूछा, वह प्रशिक्षण क्यों करता है? ताकेशी ने बिना हिचक कहा कि वह कबीले में सर्वश्रेष्ठ बनने, अपने परिवार को गर्व महसूस कराने और दूसरों का सम्मान पाने के लिए अभ्यास करता है। गुरु ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उसे एक पुराना चर्म पत्र दिया जिसके किनारे जले हुए थे और जिस पर केवल एक नाम लिखा था, मियामोटो मुसाशी। उसने कहा कि इसे पढ़ो और फिर लौटकर बताओ कि क्या तुम अब भी थके हुए महसूस करते हो। उस रात ताकेशी ने जाना कि कुंजी तलवार की तकनीकों या प्रशिक्षण दिनचर्या में नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहराई में थी। मुसाशी ने अपना पहला द्वंद्व 13 वर्ष की आयु में लड़ा था और 30 की उम्र से पहले ही 60 मृत्यु द्वंद्व जीत चुका था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक उसकी कुशलता नहीं, बल्कि उसकी लगभग असीम सहन शक्ति थी। जहां अन्य समुराई लगातार युद्ध के दबाव में जल्दी टूट जाते थे, वहीं वह मानो कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा रखता था। उसकी शक्ति शरीर में नहीं, मन में थी। यहीं पर सदियों पुराने योद्धा का अनुभव आज की थकान से जुड़ता है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने उस सत्य की पुष्टि कर दी है जिसे मुसाशी 400 साल पहले समझ चुका था। थकान ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि गलत उद्देश्य के साथ काम करने से पैदा होती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में 2 समूहों की तुलना की गई, जिन पर समान शारीरिक प्रयास, समान कार्य, समान समय सारिणी और समान तीव्रता लागू की गई थी। दिन के अंत में एक समूह पूरी तरह थक चुका था, जबकि दूसरे के पास अभी भी ऊर्जा बची थी। अंतर गतिविधि में नहीं, बल्कि उसे करने के कारण में था। जो समूह थक गया था वह दूसरों को खुश करने, गलतियां न करने और सफलता की छवि बनाए रखने के लिए काम कर रहा था। इसके विपरीत जिनके पास ऊर्जा बची रही, वे इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि उस गतिविधि का अपने आप में मूल्य था। यह अंतर मियामोटो मुसाशी पहले ही समझ चुका था और उसने इसे अपनी रचना डोक्कोदो में लिखा, जिसे एकांत में जीवन के 21 नियम कहा जाता है। वहां ताकेशी ने पहली शिक्षा पढ़ी, दूसरों की प्रसन्नता की तलाश में मत जियो। शुरुआत में वह इसे समझ नहीं पाया। उसे अजीब लगा कि दूसरों की संतुष्टि उसे थका सकती है, लेकिन फिर उसे याद आया कि हर द्वंद्व की जीत उसे सच्ची खुशी नहीं देती थी, बल्कि केवल यह राहत देती थी कि उसने किसी को निराश नहीं किया। वह राहत जल्दी ही खत्म हो जाती और अगले मुकाबले की बेचैनी उसकी जगह ले लेती। आज की मनोविज्ञान इसे बाहरी प्रेरणा कहती है, जो ऊर्जा क्षय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। हर बार
जब तुम स्वीकृति पाने के लिए काम करते हो तो मस्तिष्क एक छोटी रासायनिक इनाम देता है, लेकिन उसकी कीमत होती है सतर्कता। तंत्र सक्रिय हो जाता है क्योंकि अब कुछ ऐसा है जिसे तुम खो सकते हो। मन लगातार निगरानी में चला जाता है। क्या मैं अब भी पर्याप्त हूं? क्या लोग अब भी मुझे महत्व देते हैं? इस अवस्था को बनाए रखना किसी भी लंबे शारीरिक परिश्रम से ज्यादा ऊर्जा खा जाता है। मुसाशी ने इस अदृश्य बोझ को पूरी तरह हटा दिया। वह प्रशंसा पाने के लिए नहीं लड़ता था, न ही प्रभावित करने के लिए अभ्यास करता था। वह इसलिए लड़ता था क्योंकि तलवारबाज होना उसकी प्रकृति थी। दूसरी मौन बाधा है तुलना। मुसाशी ने लिखा कि दूसरों के रास्ते पर चलकर नहीं चलना चाहिए। यह कोई काव्यात्मक विचार नहीं बल्कि ऊर्जा बचाने की रणनीति थी। हर बार जब तुम तुलना करते हो, मस्तिष्क तुम्हारी स्थिति और किसी और की स्थिति के बीच की दूरी को मापता है और उस अंतर को एक कर्ज की तरह महसूस करता है जिसे लगातार प्रयास से चुकाना पड़ता है। समस्या यह है कि यह कर्ज वास्तविक नहीं होता क्योंकि तुम किसी असली व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी चुनी हुई, संपादित और केवल सबसे अच्छे कोण से दिखाई गई छवि से मुकाबला कर रहे होते हो। यह एक परछाई के खिलाफ दौड़ने जैसा है। मुसाशी ने कभी अपना मूल्य दूसरे योद्धाओं से नहीं मापा। वह केवल यह पूछता था कि क्या वह कल से आगे बढ़ा है। यह सवाल थकाता नहीं क्योंकि इसका उत्तर केवल तुम पर निर्भर करता है। तीसरा अदृश्य बोझ है परफेक्शनिज्म। मुसाशी ने लिखा कि बेकार चीजों में ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए और अधिकांश मामलों में परफेक्शनिज्म इसी श्रेणी में आता है। यह वास्तव में अच्छा करने के बारे में नहीं बल्कि आलोचना से बचने के बारे में होता है। यह भी स्वीकृति पाने का ही एक रूप है, बस उत्कृष्टता के वेश में। 80% पूरा किया गया और साझा किया गया काम उस निर्दोष काम से कहीं अधिक मूल्यवान होता है जो कभी मन से बाहर नहीं आता। मुसाशी यह समझता था, इसलिए वह एक ही युद्ध शैली को परिपूर्ण करने में नहीं अटका। वह एक नई शैली बनाता और आगे बढ़ जाता। इसे पढ़ते हुए ताकेशी को एक बोध हुआ। वह जो कुछ भी ढो रहा था, स्वीकृति की चाह, लगातार तुलना और परफेक्शनिज्म, वे प्रशंसनीय गुण नहीं बल्कि ऐसी जंजीरें थीं जो उसे धीरे धीरे खा रही थीं। भ्रमित होकर ताकेशी ने अपने गुरु से पूछा कि वह बेकार को कैसे पहचाने। यामामोटो ने एक और प्रश्न से उत्तर दिया, लड़ने के लिए कितनी कटानाएं चाहिए। जब ताकेशी ने कहा कि केवल एक, तो गुरु ने उसके अतिरिक्त बोझ की ओर इशारा किया। यही डोक्कोदो का सिद्धांत था। यह सरल सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं बल्कि ऊर्जा को बचाने के बारे में था। हर वस्तु, हर प्रतिबद्धता और हर विचार रख रखाव मांगता है। जो सदस्यता उपयोग में नहीं आती वह भी मानसिक जगह घेरती है। केवल औपचारिकता से निभाया गया रिश्ता भावनात्मक ऊर्जा खींचता है और वह परियोजना जिसे तुम जानते हो कि कभी पूरी नहीं करोगे, हर बार सूची में दिखते ही मन पर भार डालती है। मुसाशी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा केवल 3 वस्तुओं के साथ बिताया, अपनी कटाना, लकड़ी की तलवार और एक ब्रश। कमी के कारण नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोधों ने यह सिद्ध किया है कि जो लोग अव्यवस्था से घिरे वातावरण में रहते हैं, उनके कॉर्टिसोल स्तर उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक होते हैं जो सरल और व्यवस्थित स्थानों में रहते हैं। और मानसिक अव्यवस्था तो और भी अधिक हानिकारक होती है। हर लंबित निर्णय, हर मुझे करना चाहिए और हर कभी न कभी मन में खुली हुई एक टैब की तरह काम करता है जो लगातार मानसिक संसाधनों को खपत करता रहता है। मुसाशी का समाधान सीधा और निर्णायक था। जो चीज तुम्हारे उद्देश्य में योगदान नहीं देती उसे हटा दो, उसे बाद के लिए मत बचाओ और न ही टालो। जब ताकेशी ने ऐसा करना शुरू किया तो उसे यह महसूस नहीं हुआ कि वह कुछ खो रहा है, बल्कि उसे विस्तार का अनुभव हुआ। सांस लेने, सोचने और अस्तित्व में रहने के लिए जगह। उसी जगह के साथ कुछ ऐसा लौट आया जिसे वह खोया हुआ मानता था, एक शांत और निरंतर ऊर्जा। न कैफीन से मिलने वाला कृत्रिम उछाल, न प्रेरणा का क्षणिक उत्साह, बल्कि एक स्थिर शक्ति, जैसे बिना रुके बहती नदी। एक सुबह यामामोटो ने ताकेशी को अभ्यास करते हुए देखा और बदलाव को तुरंत महसूस किया। उसकी चालें वहीं थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया था। पहले उसका मन तकनीक,
दूसरों की निगाहों और असफल होने के डर के बीच बंटा रहता था। वह एक साथ कई जगहों पर होता था। अब केवल एक ही चीज मौजूद थी, तलवार, क्रिया और वह क्षण। यही वह अवस्था थी जिसे मुसाशी इचिगो इचिए कहता था, एक ऐसा मिलन जो अद्वितीय और अपुनरावर्तनीय होता है। जब मन पूरी तरह वर्तमान क्षण में स्थापित हो जाता है, तब घर्षण और घिसावट दोनों समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण तुम्हें थकाने वाला काम नहीं होता, बल्कि उसके साथ चलने वाला मानसिक तनाव होता है। यह उस दूरी का परिणाम है जो तुम कर रहे हो और जो तुम करते समय सोच रहे हो उसके बीच होती है। ईमेल लिखते समय मीटिंग की चिंता करना, मीटिंग में बैठे बैठे अधूरे कामों के बारे में सोचना, परिवार के साथ होते हुए भी मन का काम में उलझा रहना। शरीर एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन मन कई दिशाओं में बिखर जाता है। यही विभाजन ऊर्जा का असली चोर है, क्योंकि जब मस्तिष्क विभाजित होता है तो वह अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर पाता। यह ऐसा है जैसे ब्रेक लगाए हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना। मुसाशी ने इस समस्या को एक स्पष्ट नियम से हल किया। जब वह खाता था तो केवल खाता था, जब अभ्यास करता था तो पूरी तरह अभ्यास में डूबा रहता था, और जब लड़ता था तो केवल लड़ता था। वहां न मल्टीटास्किंग थी, न बंटी हुई एकाग्रता, सिर्फ एक ही केंद्र। आज तंत्रिका विज्ञान भी इस विचार की पुष्टि करता है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। वास्तव में होता यह है कि हम लगातार कार्यों के बीच स्विच करते रहते हैं और हर बदलाव की एक मानसिक कीमत चुकानी पड़ती है। इस घटना को ध्यान परिवर्तन की लागत कहा जाता है। हर बार जब ध्यान बदलता है, मस्तिष्क को अपनी सर्वोच्च क्षमता तक लौटने में कई मिनट लगते हैं, और यदि यह बदलाव बहुत बार हो तो वह उस स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। ताकेशी ने इस सिद्धांत को पूरी तरह अपना लिया। अभ्यास के दौरान उसने अतीत और भविष्य से जुड़े हर विचार को बाहर कर दिया। केवल धातु, हवा और गति ही अस्तित्व में थी। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। अभ्यास उसे थकाने के बजाय ऊर्जावान बनाने लगा। जब वह पूरी तरह उपस्थित होता तो घर्षण समाप्त हो जाता, और जहां घर्षण नहीं होता वहां घिसावट भी नहीं होती। चर्मपत्र पढ़ने के 3 महीने बाद ताकेशी अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़ा हुआ। 3 कबीले के श्रेष्ठ योद्धाओं के बीच एक टूर्नामेंट, जिसके अंत में उसका सामना उस प्रतिद्वंद्वी से हुआ जो एक दशक से अजेय था। पहले वह संदेह और तुलना से भरे मन के साथ युद्ध में उतरता। इस बार केवल एक ही चीज थी, वार। द्वंद्व समाप्त होने पर किसी ने उससे पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसका उत्तर सभी को चकित कर गया। वह थका नहीं था, वह स्वयं को पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस कर रहा था। उसने वही समझ लिया था जो मुसाशी ने 400 वर्ष पहले समझा था। ऊर्जा कम करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से, सही उद्देश्य के साथ और सही मानसिक स्थिति से कार्य करने से आती है। मुसाशी 62 वर्ष की आयु तक जीवित रहा। ऐसे समय में जब अधिकांश समुराई 40 से आगे नहीं बढ़ पाते थे। अपने जीवन में उसने लेखन किया, चित्र बनाए, मूर्तियां गढ़ी, शिक्षा दी और सक्रिय बना रहा। किसी असाधारण आनुवंशिकता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह मानव ऊर्जा के कार्य करने के तरीके को समझता था। उसके सिद्धांत सरल थे। ऊर्जा तब क्षीण होती है जब जीवन स्वीकृति की खोज, तुलना और अनावश्यक पूर्णता के पीछे भागते हुए जिया जाता है। इसलिए इन बोझों को हटाना आवश्यक है। ऊर्जा तब लौटती है जब हर उस चीज को छोड़ा जाता है जो मूल्य नहीं जोड़ती, और बिना समझौते के जीवन को सरल किया जाता है। और ऊर्जा तब फैलती है जब मन और शरीर एक ही स्थान पर होते हैं। ध्यान को एकीकृत करना ही कुंजी है। चौथा नियम बताता है कि ऊर्जा तब बनी रहती है जब तुम एक स्थिर लय का निर्माण करते हो। यह क्षणिक प्रेरणा पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि अनुशासन समय के साथ संचित ऊर्जा की तरह काम करता है। 5वां नियम कहता है कि ऊर्जा तब पुनर्जीवित होती है जब तुम परिणाम से अलग होकर जीत के लिए नहीं, बल्कि स्वयं क्रिया के लिए कार्य करते हो। यही वह मार्ग था जिसे मुसाशी ने चुना। यह न कोई त्वरित उपाय है, न कोई चमत्कारी सूत्र, बल्कि जीवन जीने का वह तरीका है जो मानव मन की वास्तविक कार्य प्रणाली के अनुरूप है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, तुम अपने साथ कौन से अनावश्यक बोझ ढो रहे हो?
उस अदृश्य थैले में क्या है जो तुम्हारे किसी काम का नहीं? इस समय तुम्हारा ध्यान कितना बिखरा हुआ है, और सबसे बढ़कर तुम वास्तव में वह क्यों करते हो जो करते हो? मुसाशी के पास कुछ भी असाधारण नहीं था, न ही ताकेशी के पास। उन्होंने बस स्वयं से संघर्ष करना छोड़ दिया, और यही निर्णय उन्हें अजेय बना गया। तुम्हें और बाहरी उत्तेजनाओं की जरूरत नहीं है, न अधिक कैफीन की, न किसी और उत्पादकता विधि की। तुम्हें केवल वही छोड़ना है जो तुम्हारी ऊर्जा को खा रहा है। अपने ध्यान को केंद्रित करना है, और यह याद करना है कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। अक्षय, ऊर्जा कोई कल्पना नहीं है। वह तब शेष रहती है जब तुम अपनी मौजूदा ऊर्जा को व्यर्थ करना बंद कर देते हो। जिस दिन ताकेशी ने दीक्षा प्राप्त की, गुरु यामामोटो ने उससे कहा कि सबसे कठिन लड़ाई दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भीतर उस हिस्से के खिलाफ होती है जो औसतपन से समझौता कर लेता है। मुसाशी ने योद्धा का मार्ग इसलिए नहीं चुना क्योंकि वह आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह प्रामाणिक था। अंततः वही ऊर्जा वास्तव में मायने रखती है जो तुम स्वयं होने के लिए उपयोग करते हो। यदि इस वीडियो ने तुम्हें थकान को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद की और यह दिखाया कि समस्या तुम्हारे काम में नहीं बल्कि उस कारण में है जो तुम्हें प्रेरित करता है, तो एक शब्द में टिप्पणी करो, मुसाशी। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग अपने बोझ छोड़ने के लिए तैयार हैं। और यदि तुम ऐसा कंटेंट चाहते हो जो केवल कुछ मिनटों के लिए प्रेरित न करे बल्कि जीवन को देखने का तरीका बदल दे, तो सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो उस विषय पर होगा जिसे लगभग हम सभी गलत तरीके से करते हैं, नींद। और नहीं, यह ज्यादा घंटे सोने के बारे में नहीं है। अगले वीडियो में मिलते हैं, और याद रखो, अनंत ऊर्जा हमेशा मौजूद रहती है। तुम्हें बस उसे रोकना बंद करना है।